इस दुनिया में हर एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक प्रूविंग ग्राउंड होता है। जैसे माउंटेनियरिंग के लिए एवरेस्ट, स्कीइंग के लिए अलास्का और सर्फिंग के लिए जॉस, वैसे ही बाइक राइडिंग के लिए लद्दाख। लद्दाख बोले तो हर एक बाइकर का ड्रीम डेस्टिनेशन। लद्दाख टेरेन की खूबसूरती इतनी मशहूर है कि दुनिया का हर एक इंसान अपने लाइफ में एक बार जरूर जाना चाहता है लद्दाख। ऐसा ही कुछ सपना हम 3 भाइयों ने भी देखा था, लद्दाख का हर एक कोना एक्सप्लोर करना। लेकिन जब हम लद्दाख घूमने की बात करते हैं तो हमारे नज़रों के सामने आते हैं कुछ गिनी चुनी जगह, जैसे पैंगोंग जैसे बेहद ही खूबसूरत झीलें, नुब्रा वैली के सैंड ड्यून्स और बीआरओ ने बनाए हुए कुछ दुनिया के सबसे ऊंचे रास्ते। पिछले कुछ सालों में ये सारी जगह इतनी फेमस हो चुकी है कि टूरिस्ट सीजन में आपको हर जगह काफ़ी भीड़ देखने मिलेगी। बस यही भीड़ से हम दूर भागना चाहते थे, तो हम लोगों ने तलाश चालू की ऐसी ऑफ बीट जगह की जो बाकी दुनिया से काफ़ी आइसोलेट हो, जहाँ पर पहुँचना मतलब एडवेंचर की सारी सीमाएं पार हो, नेटवर्क कनेक्टिविटी ना के बराबर हो, ताकि बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर खुद से कनेक्ट हो सके। बस ऐसे ही मैप पे खोज चालू थी और खोजते खोजते हमारी ये सारी ज़रूरतें पूरी करने वाली एक ही जगह का नाम नज़रों के सामने आया, और वो था ज़ंस्कार वैली। शायद आप में से बहुत कम लोगों ने इस जगह का नाम सुना होगा, क्योंकि ये वैली इतनी अछूत है कि यहाँ पहुँचने के लिए कुछ साल पहले एक तो घोड़ों पे सवार होकर जा सकते थे या पैदल ट्रेक करके जाना पड़ता था। अब जबकि बीआरओ द्वारा यहाँ रास्ते बनाए जा रहे हैं तो यहाँ पहुँचना पहले से काफ़ी आसान हुआ है। लेकिन ब्रो, ये बीआरओ है क्या? बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा रोड संगठन। बीआरओ भारत के सीमा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और मेंटेनेंस का काम करता है। ज़ंस्कार वैली में बनाए जा रहे रास्ते इतने नए हैं कि आज की तारीख में भी पूरा रूट प्लान आपको गूगल मैप्स पे देखने नहीं मिलेगा। हमारा इस वैली का सफ़र तो प्लानिंग स्टेज से काफ़ी एक्साइटेड रहा है, और यही सफ़र का अनुभव मैं इस सीरीज़ में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ज़ंस्कार वैली पहुँचने से पहले क्या प्रिपरेशन हम लोगों ने की थी। ज़ंस्कार वैली एक हिमालय के अंदर की एक छुपी दुनिया है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये वैली कारगिल जिले में लद्दाख से 105 किलोमीटर दूर बसी है। समुद्र सतह से 4000 मीटर ऊंचाई स्थित ये वैली टेथियस हिमालय का एक हिस्सा है, और इसका क्षेत्रफल ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये हुई नंबर्स में जानकारी। अब जानते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। ज़ंस्कार वैली अक्सर विंटर में 6 से 7 महीना बर्फ में ढकी रहती है, तो यहाँ जाने के सारे रास्ते विंटर सीजन में पूरी तरह से बंद रहते हैं। अगर विंटर में आपको जाना है तो मोस्ट फेमस चद्दर ट्रेक करके आप वैली में एंटर कर सकते हो, जिसमें बर्फीली ज़ंस्कार रिवर के ऊपर से चल के आप वैली का मुख्य टाउन पदुम में पहुँचते हो। पदुम इस वैली का मेन एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है, जहां आपको सारी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने वाली सर्विसेज मिल जाएंगी, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, रेस्टोरेंट, होम स्टेज और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पेट्रोल पंप। लेकिन पदुम पहुंचना इतना भी आसान नहीं दोस्तों। वो क्यों, आइए देखते हैं। ज़ंस्कार वैली जाने से पहले थोड़ा लद्दाख के रास्तों के बारे में जान लेते हैं। अगर आप बाय रोड ले जाना चाहते हो तो आप 2 ही रास्तों से जा सकते हो। एक है श्रीनगर साइड से, जो कि काफ़ी सीनिक रूट है। ये रास्ता सोनमर्ग, द्रास, कारगिल होते हुए लेह पहुंचता है, और इस रास्ते की दूरी लगभग 411 किलोमीटर है। दूसरा रास्ता जाता है मनाली साइड से, जो गुजरता है दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पासेस से। मनाली से लेह की दूरी है लगभग 427 किलोमीटर। ये दोनों रास्ते बीआरओ द्वारा बनाए गए हुए थे ताकि भारतीय सेना को लद्दाख का इजीली एक्सेस मिले और हम जैसे खानाबदोश इन सुंदर वादियों में घूम सके। लेकिन इन दोनों रास्तों में 2 सबसे बड़ी कमियां थी। एक ये कि ये रास्ते विंटर के 6 महीना भारी बर्फबारी के कारण बंद रहते हैं, जिससे लद्दाख का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है, और दूसरा ये कि ये दोनों रास्ते इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया से गुजरते हैं।
उन देशों की बॉर्डर जिनके साथ हमारे कुछ खास अच्छे संबंध नहीं है। आइए मैं उस पर डिटेल में समझाता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, लेह श्रीनगर हाईवे गुजरता है पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बॉर्डर से, और मनाली लेह हाईवे लगभग गुजरता है चाइना बॉर्डर के करीब से। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तो वॉर का सबसे बड़ा कारण यही था। 1999 के विंटर सीजन में पाकिस्तान के द्वारा NH1 यानी श्रीनगर कारगिल हाईवे पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी ताकि लद्दाख को कश्मीर से अलग कर सके। भारतीय सेना ने वो युद्ध जीतकर पाकिस्तानी सेना के जवानों को खदेड़ दिया और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराया। भारत के इन दोनों देशों के साथ जो तनावपूर्ण संबंध है, उस पार्श्वभूमि पर भारतीय सेना को जरूरत थी एक तीसरे और सुरक्षित महामार्ग की। एक ऐसा मार्ग जो हमारे पड़ोसी देशों से अनट्रेसेबल हो, जो लद्दाख से साल के 12 महीना जुड़ा रहे। इसी के चलते BRO और भारतीय सेना द्वारा एक नए प्रोजेक्ट की उद्घोषणा की गई, NPD प्रोजेक्ट की। ये नया रास्ता ज़ंस्कार वैली में से गुजरता है, जो कि जाना जाता है NPD मतलब निम्मू पदुम दारचा रोड यानी ज़ंस्कार हाईवे। इस नए मार्ग का सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये रास्ता दोनों इंटरनेशनल बॉर्डर से काफ़ी दूर है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2023 है और ये मार्ग पूरा होने के बाद लेह से ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। 258 किलोमीटर का ये रास्ता पूरा होने के बाद मनाली से लेह की दूरी 6 घंटे से कम हो जाएगी। लेकिन आज 2022 में ज़ंस्कार वैली पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। बस हमारा फाइनल डिसीजन हो चुका था, हम ज़ंस्कार वैली को इसी रूट से एक्सप्लोर करने वाले थे। आज की तारीख में ये रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है और ऑफिशियली पूरी तरह से खुला नहीं है। रास्ते अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से आपको गूगल मैप्स पे भी इस रूट की डायरेक्शन नहीं मिलेगी। रास्तों की हालत इस कदर ख़राब है कि यहाँ बाइक ब्रेकडाउन होने के 100% चांसेस है। और रास्ते भी इतना आइसोलेट है कि जब हम उन रास्तों से गुजर रहे थे तो दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता था। दिमाग में एडवेंचर का भूत इतना सवार हो चुका था कि कुछ तूफानी करने के चक्कर में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ज़ंस्कार में ओवरलैंडिंग ट्रिप करेंगे। ओवरलैंडिंग को डिफाइन करें तो एक ऐसी ट्रैवलिंग मेथड है जहां आप घूमने के लिए पूरी तरह से अपने आप पे निर्भर रहते हो। रहना, खाना, पीना, घूमना सब खुद से प्लान और एग्जीक्यूट करना। ये एक ऐसी ट्रैवलिंग टेक्निक है जहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी यानी कि यात्रा आपका मुख्य उद्देश्य होता है। ओवरलैंडिंग ट्रिप से हमारे 2 फायदे होने वाले थे। एक तो ट्रिप में एडवेंचर की भरमार होने वाली थी और दूसरा ये कि सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट होने की वजह से ट्रिप का बजट काफ़ी कम होने वाला था। रहने के लिए हमारे पास था केचुआ का अर्पेनास 3% टेंट, जिसकी कैपेसिटी थी तो 3 लोगों की, लेकिन सुटेबल था 2 लोगों के लिए, क्योंकि इतने सारे सामान के साथ टेंट के अंदर रहना काफ़ी मुश्किल होने वाला था। तो यहाँ हम लोगों ने किया एक जुगाड़। लोकल मार्केट से खरीदा एक प्लास्टिक शीट और इसी से बनाया टेम्पररी बैकयार्ड टेंट सामान रखने के लिए। चलो, रहने का तो इंतज़ाम हुआ, अब बारी थी खाने पीने की। वैसे ज़ंस्कार वैली में आपको बहुत सारे छोटे छोटे गांव मिलेंगे जहां आपकी खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जब कि हमें सब बजट में करना था तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना खाना भी खुद बनाया जाए। खाना बनाने के लिए हमारे पास था विंड प्रूफ ब्यूटेन आउटडोर स्टोव जो काम करता था LPG फ्यूल पे। अब LPG फ्यूल जो कि फ्लेमेबल है, मतलब फ्लाइट में नो एंट्री, तो हम लोगों ने ब्यूटेन कैन को ख़रीदा मनाली में। मनाली में एक आउटडोर एडवेंचर एक्टिविटी इक्विपमेंट का एक शॉप है जहां आपको कैंपिंग रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस इसी शॉप के ओनर से हम लोगों ने गूगल मैप्स के थ्रू 2 वीक्स पहले कांटेक्ट कर लिया और 4 ब्यूटेन कैन रिजर्व करके रख दिए। बाकी खाने पीने की शॉपिंग तो हम लोगों ने मनाली में ही कर ली थी। अब ज़रूरत थी तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की,
इस ट्रिप के लिए कौन सी बाइक ले जाए। इस ट्रिप के लिए बाइक की चॉइस कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी। ये ट्रिप हमें काफ़ी कम बजट में करनी थी, तो 3 जन में 2 बाइक हम लेने वाले थे। विशाल भाई के पास पहले से ही एक ऑफ रोड बाइक एक्सपल्स 200 थी, जो कि हम यूज़ करने वाले थे सिंगल राइडर के लिए। एक्सपल्स को हम लोगों ने ट्रिप के 1 वीक पहले ही चंडीगढ़ बाय रोड ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब दूसरी बाइक की तलाश चालू थी जो हम लोग यूज़ करने वाले थे पिलियन राइडर के लिए। एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे थे जो दमदार और पावरफुल हो, जो फुल्ली लोडेड होने के बावजूद पिलियन राइडर के साथ बिना दिक्कत सफ़र को पूरा कर सके। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि वो हमारे बजट में भी बैठे। बस एक ही बाइक थी जो इन सारे कसौटियों पे खरी उतर सकती थी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। पिलियन यानी सहयात्री राइडर के साथ संस्कार ट्रिप करना मतलब एक पागलपन था, क्योंकि पदुम टू लेह के दौरान सिंगेला पास सेक्शन में लिंकशेड से पहले एक खतरनाक क्लाइंब आता है जिसका ग्रेडियंट ऑलमोस्ट 10+ यानी एंगल ऑफ क्लाइंब ऑलमोस्ट 40 to 45 डिग्री था। इस क्लाइंब पे फुल्ली लोडेड बाइक, वो भी पिलियन राइडर के साथ चलाना मुश्किल होने वाला था। इस क्लाइंब का खौफ हर किसी के जहन में इतना फिट हुआ था कि मनाली में कोई बाइक शॉप वाला हमें बाइक रेंट पे देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। ऑब्वियस है, कोई अपने बाइक को मौत के मुंह में क्यों ढकलना चाहेगा। आखिर में बहुत सारे नेगोशिएशन और रिक्वेस्ट के बाद हरी भाई, जिनका मनाली में बाइक शॉप है, वो बाइक रेंट पे देने के लिए राज़ी हो गए। शर्त बस एक ही थी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे जो अमाउंट लेने वाले थे उससे 50% एक्स्ट्रा हमें पे करना था, ताकि इस टूर के दौरान अगर बाइक को कुछ नुकसान या डैमेज हो तो इसी डिपॉजिट में से नुकसान के पैसे कट करके बाकी पैसे रिफंड मिलने वाले थे। काफ़ी बड़ा रिस्क हम ले रहे थे, लेकिन ये रिस्क कैलकुलेटिव थी। इस रिस्क के पीछे पूरे 3 महीने की प्लानिंग थी। सारी शर्तें मंजूर की गई और इस तरह 11 दिन के लिए बाइक हमें रेंट पे मिल गई। अब जबकि सारी प्लानिंग और तैयारी हो चुकी थी, तो बस इंतज़ार था उस दिन का जब बाइक को किक मारे और पहाड़ों की ओर निकल पड़े।